नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज डे 4 में हम बिलियन चैप्टर में मूलरता का एक आखिरी सवाल करेंगे और उसके बाद हम आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखाएंगे। तुल्यांकी भार निकालना सीखना इसलिए अति आवश्यक है कि आगे आने वाले टॉपिक नॉर्मलता में हम तुल्यांकी भार का प्रयोग करेंगे और न्यूमेरिकल्स के लिए हमें तुल्यांकी भार की अति आवश्यकता होगी, इसलिए कृपया ध्यान से देखें। पहला सवाल, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो और शुद्ध जल का घनत्व दे रखा है, डेंसिटी डी दी गई है 1 ग्राम पर ml। कितनी दी गई है? 1 ग्राम पर ml। इसका तात्पर्य क्या है? फिर सुनो ध्यान से, घनत्व डेंसिटी डी कितनी दी गई है? 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब बेटा भार है 1 ग्राम और आयतन भी है 1 ml। ml को हम लीटर में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे बेटा? 1000 से भाग दे देंगे तो मिलीलीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। ठीक, हमें ज्ञात क्या करनी है? मोलरता। क्या ज्ञात करनी है? मोलरता। और मोलरता का सूत्र अपन ने पढ़ा है, क्या होता है? W/m इंटू वी इन लीटर, भार बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर में। किसकी निकालनी है? जल की। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अणुभार कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का भार 1, कितने हाइड्रोजन? 2, तो गुणे 2, और ऑक्सीजन का भार 16, तो बेटा हमारा अणुभार आ गया 18। ठीक है, चलिए फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करते हैं। W कितना दिया गया? 1, M कितना दिया गया? 18, और आयतन कितना दिया गया? 1/1000। 1000 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। क्या हो जाएगा? 1000/18, और आप इसे कैलकुलेट करोगे 55.55 आएगा, जिसे लगभग 55.6 मोल पर लीटर। यूनिट अवश्य लिखें बेटा। तो शुद्ध जल की जो मोलरता आती है वो आती है 55.6 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार मैं फिर बता देता हूं बेटा, ये सवाल इसलिए कठिन लगता है कि पेपर में सिर्फ इतना लिख दिया जाता है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml हो। तो घनत्व हमारे पास दिया गया, एक बार फिर देख लो, 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी W कितना दिया गया है? 1 ग्राम, और आयतन भी कितना हो गया? 1 ml। हमने क्या करा? ml को लीटर में कन्वर्ट करा। कैसे? 1000 से डिवाइड करके। हमें क्या निकालनी है? मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर, भार बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर में। बेटा जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो हमने क्या करा? उसका अणुभार निकाला। कितना आ गया? 18। फॉर्मूले वैल्यू पुटअप कर दी। भार कितना? 1, अणुभार कितना? 18, आयतन कितना? 1/1000। 1000 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। 1000 में जब आप 18 से डिवाइड करोगे 55.55 आएगा बेटा। ठीक है, तो इसे लगभग 55.6 मोल पर लीटर लिख लेते हैं। यदि आप 55.55 छोड़ के आओगे तो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। ठीक है, अब हम लोगों को सीखना है बेटा नॉर्मलता के लिए तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है बेटा? तो समझेंगे ध्यान से। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में परिभाषा अपन बोल सकते हैं तुल्यांकी भार की, कि एकल संयोजकता का, किसी यौगिक की एकल संयोजकता का भार तुल्यांकी भार कहलाता है। किसी यौगिक की एकल संयोजकता का जो अणुभार होता है बेटा, उसे तुल्यांकी भार कहते हैं। ठीक है ना? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन यूनिट वैलेंसी इज नोन एज द इक्विवेलेंट वेट। आइए किताबी भाषा पढ़ लेते हैं तुल्यांकी भार की। क्या है तुल्यांकी भार का फॉर्मूला? तो तुल्यांकी भार बराबर होता है बेटा, तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट, ई लिखा जाता है इंग्लिश में। ये होता है बेटा अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता या संयोजकता। मतलब बेटा, मतलब इसका ये है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी और वैलेंसी। ठीक है, तो हमें क्या जानना है बेटा? तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? यानी शॉर्ट में आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, E बराबर m/x। क्या लिखा जाता है? E बराबर m/x। E इक्विवेलेंट वेट, m अणुभार और x अम्लता या क्षारकता या संयोजकता। ठीक है, अच्छा तो हम परिभाषा ये बोल सकते हैं किताब के अनुसार कि किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार उसके अणुभार तथा उसकी अम्लता, क्षारकता या संयोजकता के अनुपात के बराबर होता है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड
एसिडिटी और बेसिसिटी और वैलेंसी। ठीक है, अब जो तुल्यांकी भार है बेटा उसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है अम्ल का तुल्यांकी भार। नंबर 1 अम्ल का तुल्यांकी भार। क्या होता है अम्ल का तुल्यांकी भार? तो ये होता है बेटा अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। मतलब बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये ध्यान रखने वाली चीज है बेटा, अम्ल की हमेशा क्षारकता होती है और क्षार की हमेशा अम्लता होती है। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्षार का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस बटे क्षार की अम्लता एसिडिटी ऑफ बेस। आई बात समझ में क्या है बेटा? क्षार की अम्लता होती है और अम्ल की हमेशा क्षारकता होती है। तीसरा फॉर्मूला होता है बेटा लवण का तुल्यांकी भार। तीसरा होता है बेटा लवण का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा धनायन का अणुभार, धनायन का अणुभार बटे संयोजकता प्लस ऋणायन का भार, ऋणायन का अणुभार बटे संयोजकता। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं चाहें तो बेटा m पॉजिटिव अपॉन x प्लस m नेगेटिव अपॉन x ई बराबर, यानी बेटा वेट ऑफ कैटायन अपॉन वैलेंसी प्लस वेट ऑफ एनायन अपॉन वैलेंसी। वेट का मतलब मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा कुछ अम्ल के बताते हैं, कुछ क्षार के बताते हैं और कुछ लवण के तुल्यांकी भार भी बताते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। नंबर 1 अम्ल का तुल्यांकी भार मैं बता चुका हूं बेटा अभी हाल। अम्ल का तुल्यांकी भार अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक, HCl फॉर्मूला हमारा वही रहेगा बेटा E बराबर m अपॉन एक्स। शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे अपन। E बराबर m अपॉन एक्स। H का वेट कितना है 1, Cl का कितना होता है बेटा 35.5 और इसमें x का मान 1। कैसे? आप ये हमेशा याद रखेंगे अम्ल की क्षारकता कैसे निकाली जाती है। किसी भी अम्ल में जितने हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, किसी भी अम्ल में जितने हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं बेटा उसे हम उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो यहां पर अम्ल की क्षारकता हमारी कितनी हो जाएगी 35.5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 36.5। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे दूसरा हमने लिख लिया H2SO4 की निकालनी है अपन को। ठीक है, फॉर्मूला वही है E बराबर m अपॉन एक्स। बेटा हाइड्रोजन का भार 1, कितने हैं 2 तो गुणे 2। सल्फर का कितना 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 गुणे 4। ठीक है, और साथ में क्या बेटा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, यानी इसके लिए x का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा 98/2, आंसर आएगा बेटा 49। ठीक है, अच्छा तीसरा H3PO4, ये आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी बताए दे रहे हैं। E बराबर m अपॉन एक्स 1 × 3 प्लस फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा 31 प्लस इसका कितना हो जाएगा 16 × 4 अपॉन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे बेटा इसे कैलकुलेट करेंगे, आएगा 99/3, अप्रॉक्स आ जाएगा 33। ठीक है, क्या आप लोग समझ में आ रहा है? क्या करना है अपन को? मेनली मॉलिक्यूलर वेट जो हम कई बार निकालना सिखा चुके हैं वही रहेगा। बस अम्ल की क्षारकता के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन को ये याद करना है, किसी भी अम्ल में बेटा जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उससे उसे डिवाइड करना है, वही उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहलाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? आइए थोड़ा सा एक और कठिन एग्जाम्पल देखते हैं। एसीटिक एसिड,
आइए तो अब देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CS3COOH। हमें क्या निकालना? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर वही m/x। ये थोड़ी समझने की चीज़ है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का 1 × 3 प्लस फिर कार्बन 12, फिर ऑक्सीजन 16, फिर ऑक्सीजन 16, फिर हाइड्रोजन +1 अपॉन। अब दिक्कत आई कि अब इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहां तो आप देख रहे हो कार्बन के संग भी 3 हाइड्रोजन है और एक COH में भी हाइड्रोजन है, टोटल 4 हो रहा है। तो क्या अपन 4 से डिवाइड कर देंगे इसमें? नहीं, ये 4 गलत है। अब आप ध्यान समझें, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का तात्पर्य है जिनमें COH ग्रुप होता है, उनमें केवल COOH का ग्रुप ही ऐसा होता है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है और यही उस अम्ल की क्षारकता को प्रदर्शित करता है। जबकि कार्बनिक श्रृंखला के जो कार्बन में जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे वो उदासीन होते हैं, ना वो अम्लीय प्रकृति में गिने जाते हैं ना वो क्षारीय प्रकृति में गिने जाते हैं। तो हमें एक छोटी सी चीज समझनी है कि COOH समूह में केवल एक हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यहां अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहां एक क्षारकता का मान 1 होगा। तो हम इसमें 1 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहां पर आ जाएगा हमारा आंसर 60, ठीक है। जैसे अपन लोग लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड। बेटा ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। जिन्हें होल ट्वाइस का मतलब समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे समझ लें, COOS सिंगल बॉन्ड COOH और डॉट 2H2O। 2 कैलासन जल के अणु इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही कहानी है बेटा। आइए फिर देखते हैं। फॉर्मूला लगाया हमने E बराबर m/x, ठीक है। कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन फिर 16, हाइड्रोजन का 1 और पूरे का क्या है? होल ट्वाइस, तो × 2 प्लस 2। वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का वेट 1 × 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब वही कहानी इसमें बीत गई। क्या? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 6 हो गए। तो क्या इसमें 6 से भाग दे देंगे? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो जल के हाइड्रोजन है बेटा, आप सब जानते हो जल ना पीने में मीठा होता है ना खट्टा होता है। जल कैसा होता है? उदासीन। इसका मतलब जल ना अम्लीय प्रकृति का है ना क्षारीय है, वो कैसा है? उदासीन है। तो इन हाइड्रोजनों को ना आप अम्लीय बोल सकते हो ना क्षारीय बोल सकते हो। तो यहाँ अम्लीय हाइड्रोजन केवल कितने हैं? हमने बताया कार्बोक्सिलिक समूह में जितने हाइड्रोजन होंगे, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? क्लियरली बेटा 2 हाइड्रोजन समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने से भाग दिया जाएगा? 2 से भाग दिया जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लेना बेटा, ये आएगा 126 और आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 63। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये अपने खत्म हो गए एसिड के मॉलिक्यूलर वेट, एसिड के इक्विवेलेंट वेट यानी अम्लों के तुल्यांकी भार। अब देखते हैं क्षारों के तुल्यांकी भार। फॉर्मूला वही रहेगा बेटा कि क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, क्षार का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस बराबर क्षार का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस बटे क्षार की अम्लता, एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक। फॉर्मूला शॉर्ट में वही लिखा जाएगा, E बराबर m/x। स्टार्ट करते हैं पहला एग्जांपल। जैसे हमने बेटा मोस्ट पॉपुलर बेस क्षार ले लिया NaOH। फॉर्मूला लगाया हमने E बराबर m/x। Na का वेट 23, ऑक्सीजन का वेट 16, हाइड्रोजन का 1 और इसमें नंबर ऑफ OH। जैसे अम्ल में हाइड्रोजनों की संख्या देखी जा रही थी, क्षार में OH की संख्या देखी जाती है बेटा। क्या देखी जाती है? OH की संख्या, नंबर ऑफ OH। तो यहां पर कितना है हाइड्रोक्सिल समूह? 1। तो इसमें 1 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 40। आया समझ में? जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा KOH, ठीक है। चलो इसमें तो एक ही OH है तो समझ में आ रहा, आप 1 से डिवाइड कर लोगे। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, E बराबर m/x। बेटा कैल्शियम का वेट 40, ऑक्सीजन का 16 और 1 जोड़ोगे आप इसमें 17 और 17 दूनी 34 तो प्लस 34 और अपॉन कितना हो जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा 74/2 और बेटा अप्रॉक्स ये लगभग आ गया अपना 37। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। जैसे हमने बेटा तीसरा एग्जाम्पल ले लिया FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो आप इसमें कैलकुलेट कर लोगे अपने आप, मैं बताए दे रहा हूं। E बराबर m/x। Fe का कितना रखेंगे 55, ऑक्सीजन का वही 16 और 16 में 1 जोड़ोगे तो बेटा 17 और 17 तिया 51, 51 ऐड करेंगे और अपॉन 3 कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा बेटा? तो ये हो जाएगा 106।
और 106 में अपन 3 से भाग कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगा 35.33। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, लवण का तुल्यांकी भार बराबर धनायन का भार या धनायन का अणुभार बटे संयोजकता प्लस ऋणायन का अणुभार बटे संयोजकता। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं E बराबर m पॉजिटिव अपॉन x प्लस m नेगेटिव अपॉन x। सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग NaCl। कैसे ब्रेक होता है बेटा, सबको पता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। Na का कितना होता है 23, इस पे एक पॉजिटिव लगा हुआ है तो वेट इसका वैलेंसी कितनी मानी जाएगी 1। ठीक है, Cl नेगेटिव, तो Cl का होता है 35.5 अपॉन 1। बेटा ये चीज ध्यान रखना है, जो वैलेंसी होती है वो कभी धनात्मक अथवा ऋणात्मक नहीं होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है धनात्मक अथवा ऋणात्मक में। ठीक है, तो जिस पे एक पॉजिटिव है तो हम एक लिखेंगे, एक नेगेटिव है तो वैलेंसी एक लिखेंगे, ना कि +1 या -1 लिखेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आप बेटा कैलकुलेट कर लोगे, ये आ जाएगा 58.5। कोई दिक्कत इसमें? जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल दे दिया गया बेटा हमें Na2CO3। कैसे ब्रेक करेंगे बेटा इसे, 2Na पॉजिटिव और CO3 डबल नेगेटिव, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू Na का वेट 23 अपॉन 2 प्लस कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 और कितने नेगेटिव है बेटा 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 46 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 100 अपॉन 60 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा बेटा 106 अपॉन 2 और हमारा आंसर आएगा 53। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। Na2CO3 हो गया। अब अपन लोग देखते हैं बेटा CaCO3। CaCO3 कैसे ब्रेक होगा बेटा, Ca डबल पॉजिटिव और CO3 डबल नेगेटिव। E बराबर वही m पॉजिटिव अपॉन x प्लस m नेगेटिव अपॉन x। कैल्शियम का 40, दो पॉजिटिव है तो अपॉन 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 और अपॉन क्या कर देंगे बेटा, दो नेगेटिव है तो अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 40 अपॉन 2 प्लस 60 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 2 यानी 50। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं बेटा Na2SO4 और CaSO4, दो और अपने पास में एग्जाम्पल और बचे हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं Na2SO4। तो बेटा Na2SO4 कैसे ब्रेक होगा, 2Na पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। E बराबर 2 इंटू Na की वैल्यू 23। ठीक है, एक पॉजिटिव है दो बार तो वैलेंसी दो ही मानी जाएगी। ठीक है, सल्फर का वेट 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 और इस पर दो नेगेटिव है तो अपॉन 2, ये हो जाएगा बेटा 46 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 96 अपॉन 2। ठीक है, और इसे आप कैलकुलेट कर लोगे बेटा तो ये आ जाएगा 142 अपॉन 2 यानी हमारा इक्विवेलेंट वेट आएगा 71। आइए नेक्स्ट देखते हैं CaSO4। CaSO4 कैसे टूटेगा, Ca डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे बेटा, तो Ca का 40, दो पॉजिटिव हैं तो बैलेंसी हो गई 2 और बेटा सल्फर का वही 32, 16 इंटू 4 अपॉन दो नेगेटिव है तो बैलेंसी फिर से 2, तो ये आ जाएगा बेटा 40 अपॉन 2 प्लस 96 अपॉन 2, एलसीएम लेंगे फिर वही दो आएगा 136 अपॉन 2 यानी ये आ जाएगा 68। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है बेटा एक। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सबको पता है कैसे ब्रेक होगा बेटा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। E बराबर नाइट्रोजन का वेट 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 और अपॉन में 1 और Cl का कितना होता है 35.5 और इस पर भी एक नेगेटिव है तो अपॉन में 1, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 35.5, तो ये आ जाएगा बेटा 53.5। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन लोगों ने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया बेटा। कल के वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा,
नॉर्मेलिटी के, नॉर्मलता के, और उन न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए अपन को इक्विवेलेंट वेट का आना अति आवश्यक था, तो जो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें।